Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Alteration of Articles. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के किसी भी पर्टिकुलर रेगुलेशन में या किसी भी प्रोविज़न में कोई भी ऑल्ट्रेशन करना चाहे तो इसके लिए उसे किस तरीके के प्रोविजंस को फोकस करना होता है। ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ओमिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ अ स्टैट्यूटरी पावर टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन, बट दिस पावर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड कंडीशंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। यानी कि हर कंपनी के पास एक स्टैट्यूटरी पावर होती है और इस स्टैट्यूटरी पावर के बेसिस पर हर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस या अल्ट्रेशन को फोकस कर सकती है और इसके लिए से एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये स्टैट्यूटरी पावर है तो ये केवल और केवल कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइडेड है और उसके साथ साथ जो कंपनी के मेमोरेंडम है उसमें जो कंडीशंस है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये स्टैट्यूटरी पावर कंपनी को प्रोवाइडेड की गई है। यानी कि इनको ध्यान में रखते हुए ही कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन को पॉसिबल कर सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनको हम आर्टिकल के ऑल्ट्रेशन के रेफरेंस में फोकस कर सकते हैं। क्या क्या हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस? The articles of a company may be altered by special resolution subject to the provisions of the Companies Act and the conditions of memorandum. That is the very first provision कि कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल में स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर अल्ट्रेशन कर सकती है, लेकिन इसे कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम की कंडीशंस के प्रोविजन को फोकस करना होगा और इन्हीं के प्रोविजंस के बेसिस पर ही कंपनी अपने आर्टिकल में स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर अल्ट्रेशन कर सकती है। सेकेंड वन इज द अगर कंपनी कोई भी ऑल्ट्रेशन फॉलो करती है देन इट शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल्ट्रेशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। इट मीन्स ऑल्टर्ड आर्टिकल्स कैन अगेन बी ऑल्टर्ड। तो इसका मतलब कोई भी अगर ऑल्ट्रेशन किया जाता है तो इसको स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर सब्जेक्ट टू ऑल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा और सब्जेक्ट टू ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ऑल्टर्ड आर्टिकल में भी अगेन ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज द any alteration made shall become valid part of the original document of articles। यानी कि अगर आप चेंज करने के बाद, ऑल्ट्रेशन करने के बाद आर्टिकल जो ऑल्टर्ड आर्टिकल है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका ही एक वैलिड पार्ट माना जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली ये उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ आर्टिकल का एक वैलिड पार्ट बन जाएगा आफ्टर द ऑल्ट्रेशन। द नेक्स्ट प्रोविजन इज अ कंपनी कैन नेवर रिप्लेस इट्स आर्टिकल्स बट इट कैन ऑल्टर ऑल द रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स। यानी कंपनी कभी भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर जितने भी रेगुलेशंस हैं उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकती है। ओके। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बेसिस पर अगर कोई ऑल्ट्रेशन किया जाता है आर्टिकल्स में या ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर कोई भी ऑल्ट्रेशन किया जाता है तो इसको केवल और केवल इन्हीं की परमिशन से ही ऑल्टर्ड या री ऑल्टर्ड किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या कोर्ट के बेसिस पर ऑल्ट्रेशन की डायरेक्शन दी जाती है और आपको इसमें अगर अगेन ऑल्ट्रेशन करना हो या री ऑल्ट्रेशन करना हो तो केवल और केवल इन्हीं की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट की परमिशन के बेसिस पर ही ये री ऑल्टर्ड किए जा सकते हैं। ठीक। द नेक्स्ट वन, सिक्स वन इज द ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर कोर्ट में डायरेक्ट कंपनी टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स बट नन ऑफ देम हैज पावर टू ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। यानी कि चाहे हम ट्रिब्यूनल की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर किसी भी कोर्ट की, तो वो कंपनी को इसके आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करने की डायरेक्शन तो दे सकती हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी कंपनी के आर्टिकल को ऑल्टर करने की पावर नहीं है।
डायरेक्शन दी जा सकती है, लेकिन वो खुद से आर्टिकल को अल्टर करने की पावर नहीं रखती हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द every member of the company is bound by a valid alteration whether he voted for or against it. यानी कि जब एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद आर्टिकल के किसी भी रेगुलेशन में ऑल्ट्रेशन हो जाता है या ये वैलिड ऑल्ट्रेशन बन जाता है, तो इस वैलिड ऑल्ट्रेशन से कंपनी का हर मेंबर बाइंडेड होता है. भले ही उसने इसके फेवर में वोट किए हो या फिर इसके अगेंस्ट में वोट किए हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या उसने वोट नहीं किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर मेंबर इस वैलिड ऑल्ट्रेशन से बाउंडेड होता है. ठीक है, तो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस इन रिलेशन टू ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहता है या किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रेगुलेशंस में ऑल्ट्रेशन को पॉसिबल किया जा सकता है. इसके लिए हम दो हेड्स में इसको स्टडी करेंगे. द फर्स्ट हेड इज वेयर द नेचर ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कंपनी का नेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जैसी या जिस क्लास ऑफ कंपनी में कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है वही क्लास रहती है. और दूसरा है जब हम किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेयर अ पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, तब उस केस में प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन क्या रहेगा. तो इन दो पर्टिकुलर हेड्स में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. लेट अस कम टू द फर्स्ट केस व्हेन द नेचर ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि कंपनी के नेचर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होता है. तो इस केस में हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है. क्या प्रोसीजर है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसीजर इज अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट मीन्स दैट सबसे पहले जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसका एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इसको अपनी बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल देंगे, जनरल मीटिंग में अप्रूवल देने से पहले. तो जनरल मीटिंग में अप्रूवल बाद में होता है, लेकिन उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है और उस कंडक्ट में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और उसको अप्रूव किया जाता है. और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी की जनरल मीटिंग के रिलेशन में डेट और टाइम को फिक्स करते हैं जहां इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को फाइनली पास किया जा सके. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज द स्पेशल रेजोल्यूशन. इसके बाद कंपनी की जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है, जिस डेट एंड टाइम को फिक्स किया गया है उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर कंपनी की जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है और इस जनरल मीटिंग में आर्टिकल के इफेक्टिव ऑल्ट्रेशन को स्पेशल रेजोल्यूशन के बेसिस पर पास किया जाता है. यानी कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वोट्स फेवर में रहते हैं तब तो ये पास हो जाता है, अदरवाइज ये जो रेजोल्यूशन है वो ड्रॉप हो जाता है. तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना जरूरी होता है, तब जाकर आप आर्टिकल में इफेक्टिव ऑल्ट्रेशन को फॉलो कर सकते हो. ठीक है. थर्ड स्टेप है इसके अंदर कंप्लाइंग विद एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि कहीं कहीं कोई रेजोल्यूशन ऐसा तो नहीं है कि जिसमें स्पेशल या फिर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ा हो. तो अगर ऐसा है तो आपको इन एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होता है. अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में. अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. आर्टिकल के कुछ रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जिनको ऑल्टर करने के लिए कंपनी की तरफ से सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस या प्रोसीजर्स को कंप्लाई कर दिया जाता है. यानी कि अगर आपको उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करना हो तो इन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को कंप्लीटली फुलफिल करना होता है. इन्हें फुलफिल करने के बाद ही आप इन आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन कर सकते हो. तो हम इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेगुलेशन है, इसे अगर ऑल्टर करना है तो ऑल्टर करने के लिए जो कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन है उसका पास होना, उसके बेसिस पर पास नहीं होगा ये, बल्कि उसके अलावा कंपनी के सारे मेंबर्स की रिटन कंसेंट होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तब जाकर ये रेगुलेशन ऑल्टर किया जा सकेगा. तो ये कहलाएगा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. तो अगर कोई ऐसा केस है तो उस रेगुलेशन में ऑल्ट्रेशन तभी इफेक्टिव होगा जब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को फुल्ली फोकस किया जा रहा होगा. जब तक आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को
फुलफिल नहीं करोगे तब तक उस पर्टिकुलर रेगुलेशन में ऑल्टरेशन नहीं किया जा सकेगा। The last point in this reference is, or last step in this reference is filing resolution with the registrar। यानी कि एक बार जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर लेते हो तो इसके बाद इस रेजोल्यूशन को आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना जरूरी होता है। It means that the company shall file a certified copy of the resolution within 15 days of passing the resolution along with a printed copy of the altered article. The registrar shall register the same। यानी कि कंपनी इस रेजोल्यूशन की एक सर्टिफाइड कॉपी को रेजोल्यूशन के पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है और इसके साथ में जो ऑल्टर्ड आर्टिकल है इसकी एक प्रिंटेड कॉपी को भी फाइल किया जाता है टू द रजिस्ट्रार। और इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रार को ये रिसीव हो जाती है रजिस्ट्रार इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से कंपनी अपने आर्टिकल के रेगुलेशन में ऑल्टरेशन को फॉलो कर सकती है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है हमारा? व्हेन पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और उस केस में अगर हमें आर्टिकल में ऑल्टरेशन करना हो या उसके किसी प्रोविजन में ऑल्टरेशन करना हो तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। क्या है वो प्रोसीजर? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द बोर्ड शैल अप्रूव द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर इफेक्टिव चेंज इन द आर्टिकल एंड फिक्स द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। सबसे पहला प्रोसीजर तो ये रहता है इसके अंदर। पहले प्रोसीजर में जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी एक बोर्ड मीटिंग को फॉलो करेंगे, उसमें एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और उसको प्रॉपरली अप्रूव करेंगे जिसके बेसिस पर आर्टिकल में इफेक्टिव चेंज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसके बाद कंपनी की मीटिंग के लिए डेट और टाइम को इनकी तरफ से फिक्स किया जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप, अ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की एक जनरल मीटिंग को कॉल किया जाता है और कंपनी इस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को या स्पेशल रेजोल्यूशन के बेसिस पर इस ऑल्टरेशन को पॉसिबल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना जरूरी है। जब तक ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक ये चेंज इफेक्टिव चेंज नहीं कहलाएगा। आफ्टर दिस इस स्टेप के बाद द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल टू द रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? जो कंपनी है उसे ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करना होता है और ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करके ये जो अल्टरेशन किया गया है और उसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसका अप्रूवल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करती है और इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है टू द कंपनी बाय द कंपनी टू द ट्रिब्यूनल। और इसके बाद इसे अप्रूवल मिल जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से। तो ट्रिब्यूनल से जब अप्रूवल मिल जाता है इसको रेजोल्यूशन के रेफरेंस में फॉर ऑल्टरेशन, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसे फाइल करने होंगे? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर रेजोल्यूशन पास फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल के ऑल्टरेशन के रिलेशन में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसको फाइल करना होगा। उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल ने ऑल्टरेशन के अप्रूवल के रिलेशन में ऑर्डर इश्यू किया है उस ऑर्डर की एक कॉपी फाइल करनी होगी। और तीसरा, जिस आर्टिकल को ऑल्टर्ड किया गया है उसकी एक प्रिंटेड कॉपी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंपनी को रजिस्ट्रार को प्रॉपर्ली फाइल करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो लिस्टेड कंपनी है जब फाइल कर देती है तो फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? इन चेंजेस को अपने रजिस्टर में चेंज कर लेगा और उसके बाद कंपनी अपने ऑल्टर्ड आर्टिकल के बेसिस पर वर्किंग को फॉलो करना शुरू कर देती है। एक पॉइंट और ध्यान रखना जरूरी है इसके अंदर, जो लिस्टेड कंपनी है अगर, तो इसके साथ साथ उस लिस्टेड कंपनी को कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज को भी इस चेंज की इंफॉर्मेशन भेजनी होगी और इसके लिए जो ऑल्टर्ड आर्टिकल है उसकी एक कॉपी भी इसे उस कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी होगी जहां इसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। ये पॉइंट इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, so this is the procedure of alteration in the article of the company in the case when public company is converted into private company. Thank you.